इस क्लास में हम लोग जो है कि मनी एंड बैंकिंग के दूसरे क्लास में आगे बढ़ रहे हैं और इस क्लास में हम लोग रिजर्व सेंट्रल बैंक के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और विभिन्न तरीके के जो हमारे यहाँ बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, बैंकिंग कंपनीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, रूरल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, तो स्मॉल बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, सिडबी वगैरह क्या है, वो सारी चीजों को इस क्लास में जो है कि समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर भारत के सेंट्रल बैंक का के बारे में बात करें तो हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमारा सेंट्रल बैंक है। चीन का सेंट्रल बैंक कौन है? पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो चाइना का सेंट्रल बैंक है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। अमेरिका का कौन है? तो फेडरल रिजर्व जो है कि वो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है। इसी तरीके से जापान का होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा, सब देशों का एक एक सेंट्रल बैंक रहता है। सेंट्रल बैंक हमारा भारत का है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। उसका एस्टेब्लिशमेंट जो 1935 में हुआ था। आपको पता है कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया था, आजादी से पहले, और उसके बाद जो 1935 में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था। इसके फंक्शंस क्या है? तो आपको सबको पता होगा, जनरली इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये करेंसी इशू करने का काम करता है, कंट्रोलिंग द मनी सप्लाई थ्रू द मेथड रेट्स लाइक बैंक रेट्स एंड रिजर्व रेशियो। तो इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है कि मनी सप्लाई का को कंट्रोल करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, जो हमारे भारत का सेंट्रल बैंक है। उसमें किस तरीके से ये बैंक रेट्स क्या होते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, जो ये मेथड रेट्स कहलाते हैं ना, इस सारी चीजों को जो है कि मॉनेटरी पॉलिसी वाला जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर चीजों को समझेंगे। और रिजर्व बैंक का एक स्पेशल काम ये है कि ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जितने भी पैसे हैं उसका रख रखाव करना, उसका लेन देन वगैरह करने का काम जो है, ये जो भी उसका बैंकिंग वाला फंक्शन होता है ना, ये सारा का सारा काम जो है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत सरकार का करता है। इसलिए इसको कहा जाता है बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये भारत सरकार के बैंकर भी हैं। बैंकर ऑफ बैंक्स, इसका क्या मतलब होता है? तो आपको पता होगा कि जो अदर बैंक्स हैं वो अपने डिपॉजिट जो है कि आरबीआई के साथ रखते हैं। आरबीआई इसको फंड देता है सारे कमर्शियल बैंक्स को, जब समय हो उसको जो है कि कमर्शियल बैंक को फंड्स की आवश्यकता होती है। और उसके बाद जो है कि बैंकर ऑफ बैंक्स इस मामले में भी है कि आरबीआई एडवाइस देते रहता है हर कमर्शियल बैंक को ऑन द मॉनेटरी मेथड्स, कि किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से नहीं काम करना है। ये सारे रूल्स पॉलिसी जो है कि सारा चीज जो है कि आरबीआई ही बनाता है। तो बैंक का मालिक जो हमारे यहाँ जैसे एसबीआई है, कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये इन सभी बैंकों का मालिक कौन होता है? तो वो आरबीआई ही होता है। आरबीआई उसको डिपॉजिट वगैरह भी देता है, साथ के साथ उसके लिए रूल्स नॉर्म्स सारे चीज जो है कि वो बनाता भी है। तो उसको बैंकर्स ऑफ द बैंक बोला जाता है। किसको? तो आरबीआई को। रिजॉर्ट, तो आरबीआई जो है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। कैसे है? तो आरबीआई लेंडर ऑफ रि- लास्ट रिजॉर्ट इस मामले में है कि जब कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका प्रकार, ये जो है कि जब किसी प्रॉब्लम में फंसता है या किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में फंसता है, उनके पास जब कमर्शियल बैंक के पास पैसे नहीं रहते हैं, फंड्स नहीं रहते हैं, अगर कोई मान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने के लिए नहीं जाता है, फिर भी अगर उसको उस बैंक को पैसे की आवश्यकता है, तो वो कहाँ से पैसा ले सकता है? आरबीआई से पैसा ले सकता है। यानी कि कहीं सारे दरवाजे अगर बंद हो जाए फिर भी आरबीआई के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है। आरबीआई ऑफर करता है ना, लोन बैंक को देते रहता है, और जो भी क्या कहते हैं, और भी अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी है, वो भी क्या कहते हैं, आरबीआई से पैसे लेती हैं। तो जब वो रिस्की सिचुएशन में चला जाता है कोई कमर्शियल बैंक, तो उसको जब वो नियर कोलैप्स हो जाता है, इस इन सारे सिचुएशन में उसको पैसा को अगर कोई देता है तो वो आरबीआई ही देता है। इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। देखिए एक चीज को ध्यान रखिए, ये जो आरबीआई है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये जो एसबीआई है ये भारत का कॉमर्शियल बैंक है, ये व्यावसायिक बैंक इसको बोला जाता है। ठीक है। तो रिजर्व बैंक और व्यावसायिक बैंक के बीच में अंतर होता है। आप रिजर्व बैंक में जाके खाते नहीं खुलवा सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक बैंक में आप खाते खुलवा सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए इस जो कमर्शियल बैंक का टर्म आ रहा है, जहां भी कमर्शियल बैंक का टर्म आपको इस पीडीएफ में पढ़ने को मिले, इसका मतलब आप क्या समझेंगे? जो नॉर्मल बैंक हमारे जीवन में काम करता है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, जो प्राइवेट सरकारी कोई भी बैंक हो, आईसीआईसी हो गया, केनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जितने भी ये सारे बैंक है, ये सारे के सारे क्या है? कॉमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है। तो आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक के बीच में अंतर होता है। ठीक है। उसके बाद है कि गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो क्या कहते हैं कि ये, और एक चीज और भी है कि ये कस्टोडियन होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो भी डॉलर वगैरह, येन युआन, जो भी जो है कि भारत आरबीआई रखती है,
भारत सरकार के बिहाफ पे वो सारे के सारे जो है कि वो उसके रख रखाव का काम, सारा काम आरबीआई का ही है, इसलिए इसको जो है कि कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोला जाता है। ये गवर्नर ऑफ आरबीआई क्या होता है, इसका अपॉइंटमेंट वगैरह कैसे होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि जो आरबीआई गवर्नर होता है उसको अपॉइंट करने के लिए एक प्रपोजल बनाया जाता है एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी का नाम है फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। वो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी क्या करती है कि बहुत सारे अधिकारियों के बीच में या फिर आम व्यक्ति के बीच में भी से भी जो मतलब कि जिनको की इकोनॉमिक्स का अच्छा नॉलेज है, बैंकिंग का समझ है, उन सारे लोगों में से किसी एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति का नाम चूज करता है कि इनको जो है कि अपॉइंट किया जाए। ठीक है, सेलेक्ट करता है। सर्च कमेटी का क्या काम होता है, व्यक्ति को सर्च करके निकालना कि कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा बुद्धिमान है आरबीआई का गवर्नर होने लायक। तो उसको सर्च करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी। और उसका हेड कौन होता है इस सर्च कमेटी का, तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो भारत सरकार में होता है उसका हेड होता है। और वो जो है कि आरबीआई के गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए सर्च करना स्टार्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि आरबीआई गवर्नर को जो है कि 3 साल तक टर्म दिया जाता है। गवर्नर हो या डिप्टी गवर्नर हो, वो 3 साल तक के लिए जो है ऑफिस रख सकता है और फिर उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, जैसे शक्तिकांता दास जी को रीअपॉइंटमेंट मिला हुआ है। ठीक है, और गवर्नर जो आरबीआई का होता है उसको पावर कहाँ से मिलता है, तो वो पावर जो है कि आरबीआई एक्ट 1934 से उसको पावर दिया जाता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है कि आरबीआई गवर्नर बनने के लिए किसी भी तरीके का स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस का जिक्र नहीं किया हुआ है। अगर सरकार को लगता है कि हाँ आपके अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है तो आप गवर्नर बन सकते हैं, आपको आपके अंदर का फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप गवर्नर बन सकते हैं। पता नहीं किस बेसिस पे शक्तिकांता दास को बनाया गया है गवर्नर। वो जनरल एक आईएएस था। इससे पहले वाले लोग गवर्नर तो अच्छे थे, उर्जित पटेल वगैरह बने थे या रघुराम राजन साहब बने थे या मनमोहन सिंह भी एक समय थे। उससे पहले वो क्या कहते हैं बिमल जलान वगैरह आरबीआई के गवर्नर थे। वो काफी अच्छे पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट वगैरह हुआ करते थे। ये जनरल आईएएस व्यक्ति है, इसको गवर्नर बना दिया गया। कैसे भी बनाया गया पता नहीं, बट यही है कि इसमें इसको स्पेसिफिक जो है कि क्वालिफिकेशन का जिक्र ही नहीं है। तो हो सकता है कल को किसी को भी गवर्नर उठा के बना दिया जाए, तो उनको बनाया गया है। गवर्नर को जो है कि रिमूव कर सकता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकता है गवर्नर को, ये जो है कि उसमें रहता है। उसके बाद जो है कि क्या कहते हैं गवर्नर के साथ मिलकर जो है कि भारत सरकार काम करती है। सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट में ये सब बातें लिखी गई है। तो ये एक बार यूपीएससी पूछ लिया था, इसलिए जो है कि इन चीजों को ध्यान रखना है। उसका एक कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई। बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप का चीज है कि सेंट्रल बैंक के बारे में आप जान रहे हैं, आरबीआई गवर्नर के बारे में जान रहे हैं, किस तरीके से इसकी अपॉइंटमेंट होती है, कौन सी कमेटी सर्च करती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ये बिल्कुल जनरल नॉलेज टाइप के सवाल है, इसमें इकोनॉमिक्स का कोई लेना देना नहीं है। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स टर्म की ओर। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम में रिजर्व रखने का है वैल्यू, वो जो है कि 200 करोड़ रुपए का जो है कि उसको रखना पड़ता है। म्यूट कर लेंगे। ठीक है, तो 200 करोड़ रुपए का जो है कि इसको रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई को। और उसमें वही है कि 115 करोड़ रुपए जो है कि गोल्ड के रूप में रखेंगे, और उसके बाद जो है कि 85 करोड़ रुपए जो आप रखेंगे वो फॉरेन करेंसी के रूप में रखेंगे, जिसको बुलियंस वगैरह भी बोला जाता है। तो ये आरबीआई को रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े बैंक हैं और इसको प्रिंटिंग वगैरह करना होता है पैसे वगैरह का। तो इसके पास जब रिजर्व ही नहीं रहेगा तो आप पैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये कुछ मिनिमम रिजर्व होता है जो सबको रखना पड़ता है, तो आरबीआई को भी रखना पड़ता है। आरबीआई के लिए जब ज्यादा बड़ा है, जब आप बैंक के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पास भी जो कुछ पेड अप कैपिटल रखना पड़ता है, उसको भी जानेंगे। फिर जनरल नॉलेज टाइप की चीजें ही है कि पब्लिकेशन ऑफ आरबीआई, क्या क्या पब्लिकेशन करता है आरबीआई, पब्लिश करता है। तो रिपोर्ट कौन कौन से पब्लिश करते हैं, बस इसको जानना है। और ये हाफ ईयरली होता है, मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, वीकली होता है, एनुअली होता है। वो आपको पूछ लिया जाता है कई बार, इसलिए इसको पढ़ना है। तो ये है कि रिपोर्ट ऑन द ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया, ये एनुअली जो है कि आरबीआई पब्लिश करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये हाफ ईयरली पब्लिश करता है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट ये हाफ ईयरली पब्लिश किया जाता है। रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये हाफ ईयरली जो है कि आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये सारे रिपोर्ट्स कुछ और भी हैं, इसको याद रखना है आपको। रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया ये वार्षिक रूप से आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसी में दे दिया जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वित्त मंत्रालय करता है, कॉमर्स मिनिस्ट्री करता है, या फिर क्या कहते हैं आरबीआई करता है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आप उसी में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इन सब रिपोर्टों को ध्यान रखेंगे, आरबीआई इस तरीके का जो कि रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है, जैसे कि बाय मंथली पॉलिसी रिपोर्ट,
बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट ये जारी करता है। ये जितना भी आप पढ़ लेंगे, इंडिया आउटलुक सर्वे, जो उसके बाद फिर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये सारा जो है कि आरबीआई के द्वारा ही पब्लिक किया जाता है। ठीक है, कुछ सर कमेटी के नाम क्या? रिपोर्ट ऑन फाइनेंस कोई भी सरकार आज तक आरबीआई के रिजर्व को नहीं लेता था। ठीक है, एक बार नेहरू जी ने युद्ध के समय लिया था आरबीआई को जो प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट का जो है कि कुछ हिस्सा नेहरू जी ने इसलिए लिया था कि उनको क्या करना था कि युद्ध के समय जो है कि लड़ना था। लेकिन ये मैगलम कमेटी को बना करके क्या किया इन्होंने, ये मोदी सरकार में हुआ था कि जितने भी प्रॉफिट आते हैं उसको सब मांग लिया था आरबीआई से। तो बहुत हंगामा हुआ था उस समय कि आरबीआई का जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो आरबीआई का प्रॉफिट आरबीआई के पास रहने दीजिए, फिर उसको वो इन्वेस्ट करेगा, उससे फिर पैसा कमाएगा। तो हमारे पास एक सेफ जोन होना चाहिए ना, कि घर में कुछ पैसे ऐसे पड़े हुए हैं, वो कभी जो है कि ऐसा कोई क्राइसिस आएगा तब यूज करेंगे। और इसके पहले किसी भी सरकारों ने इस पैसे का यूज नहीं किया था कि जनधन योजना चलाना है या फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाना है तो उसके लिए जो है कि आरबीआई के प्रॉफिट का यूज किया गया था, किसी ने नहीं किया था। ये पहली सरकार है जिन्होंने यूज किया। बहुत हंगामा हुआ। आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है मैगलम कमेटी 2014 में, क्या लिखा हुआ है कि आरबीआई शुड ट्रांसफर ऑल इंटायर नेट प्रॉफिट एनुअली। ठीक है, तो ये गलत बात है, ये आरबीआई को नहीं देना था। फिर जो है कि विमल जलान कमेटी बनाई गई 2019 में, जब हंगामा हुआ तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जो है कि सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। उसके बाद लेकिन वो इतना परसेंट तो परसेंटेज उन्होंने कम कर दिया था कि ये इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि 6.5% टू 5.5%, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि सारे जो है कि प्रॉफिट को आरबीआई का सारे सरप्लस प्रॉफिट को जो है कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है सरकार के साथ, कुछ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट करना है और कुछ प्रॉफिट जो है कि आरबीआई खुद ही रखेंगी। ठीक है, तो ये जो है कि 2-3 कमेटी थी आरबीआई से रिलेटेड। तो इस कमेटी चूंकि एग्जामिनेशन में आपको पूछ लिया जाता है, इसलिए इस कमेटी का ध्यान रखना। आपको उषा थोराट कमेटी हो गया, मैगलम कमेटी हो गया या विमल जलान कमेटी हो गया, इन सारे कमेटी का आपको नाम याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए कि सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन समझ में नहीं आया। आया समझ में सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जी सर। अगर नहीं आया समझ में तो बताइए, फिर बताएंगे। सर फिर से बता दीजिए। आरबीआई रिपीट कर देना। ये कर देते हैं रिपीट। आरबीआई के पास खुद भी बहुत सारे पैसे रहते हैं। ठीक है, और आरबीआई आपको पता है कि बैंकों को लोन भी देता है, कमर्शियल बैंक को फंड प्रोवाइड करवाता है यस आरबीआई। सर। तो उसके बदले में वो इंटरेस्ट रेट भी लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है। तो उस इंटरेस्ट को लेने के एवज में आरबीआई को प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है? जैसे 50,000 करोड़ रुपया आरबीआई ने एसबीआई को ट्रांसफर किया, ठीक है, उसको दिया, तो 50,000 करोड़ रुपया जो दिया आरबीआई ने एसबीआई को, तो उसका इंटरेस्ट भी तो मिलेगा आरबीआई को। तो वो जो इंटरेस्ट मिलता है उससे आरबीआई को प्रॉफिट होता है, उसको बोला जाता है सरप्लस, कि आरबीआई के पास पैसे आए। तो इससे पहले की सरकार में क्या होता था कि जो आरबीआई के पास प्रॉफिट आता था, जो आरबीआई का सरप्लस बनता था, वो सरकार नहीं लेती थी, वो पैसा आरबीआई के पास ही रहता था, फिर आरबीआई उसको फिर कहीं इन्वेस्ट करती थी। ठीक है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद 2014 में क्या हुआ कि वो आरबीआई का जो पैसा होता था सरप्लस का, उसको मांगना स्टार्ट कर दिया इन्होंने कि हमको दीजिए, हम जो है कि गरीब कल्याण योजना चलाएंगे। बेसिकली होना क्या चाहिए, सरकार का जो टैक्स आ रहा है उससे आप योजना चलाइए, जो आपके पीएसयू एनटीपीसी वगैरह से प्रॉफिट आ रहा है, जो पैसा आपको आ रहा है उससे आप चलाइए। ऐसा थोड़ी है कि बैंक आपका सरकार का बैंक है, उसमें जो पैसा रखा हुआ है उस पैसे से जो प्रॉफिट हुआ उससे आप क्या कहते हैं योजना चलाएंगे। नेहरू जी ने पैसा लिया था 1962 के समय में सिर्फ इसलिए क्योंकि देश संकट में था। तो ये सारे कुछ पैसे ऐसे होते हैं भारत सरकार के जो संकट के टाइम में यूज करने वाले पैसे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको जनरल समय में उस पैसे का यूज कर लेंगे तो फिर संकट के समय क्या यूज करेंगे। तो वही कहा गया था मैगलम कमेटी की रिपोर्ट में कि उसको जो है कि इंटायर प्रॉफिट को ही ट्रांसफर कर देगा आरबीआई। लेकिन विमल जलान कमेटी ने जब बनाई गई 2019 में, चूंकि उसमें बहुत विरोध हुआ था, इस बात का विपक्ष ने विरोध किया था नहीं कि आरबीआई का जो भी नेट प्रॉफिट होता है आप सारे नहीं ले सकते हैं। फिर विमल जलान कमेटी बनाई गई, उन्होंने एक रेशियो बना के दिया कि इतना परसेंट जो है कि पैसा सरकार को देगी, करीबन 60-65% पैसा बोला था कि आप जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसमें प्रॉफिट में से 65% हिस्सेदारी सरकार को दे देंगे और 35% हिस्सेदारी के आसपास आप रखेंगे। वो पुराना न्यूज हो गया, इसलिए आपको परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगला जो न्यूज पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है कि जो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, मान लीजिए कि बैंक ही दिवालिया हो जाए। बैंक दिवालिया होने का क्या मतलब कि बैंक लूट गया, बैंक के पास कुछ बचा ही नहीं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए रखे थे, अब
बैंक आपका लूट गया, कल से बैंक के ब्रांच पे ताले लग जाएंगे, तो कौन सर पैसा देगा आपको? सारा इंडिया नहीं गया सर? हाँ, वो क्या सारा इंडिया गया, उसके बाद फिर वो यस बैंक चला गया, वो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था वो चला गया। पता चलता है कि एकाएक बैंक ही खत्म हो गया, बैंक के ताले लग गए। तो सर यस बैंक भी खत्म किया सर। हाँ हाँ, यस बैंक भी हो गया था। ठीक है, जहाँ सर जहाँ से आरबीआई एसएलआर रखती है वही देगा ना। एसएलआर का जैसे 50% भी तो किसी कंपनी ये सब में आरबीआई देती है। जी नहीं, पैसा वहां से नहीं मिलता है, ये DIGC होता है, ये DGC कहलाता है। ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसके यहाँ पे जो है कि ये हर बैंक इंश्योरेंस लिया हुआ रहता है। तो अभी का नियम यही है कि 50% तक पैसा जो है कि आपको, सॉरी 50% नहीं, 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे आपके बैंक में। मान लीजिए आपने 90 लाख रुपए जमा करवाए थे, 1 करोड़ रुपए भी जमा करवाए थे, तो भी 5 लाख रुपए ही आपको मिलेंगे इंश्योरेंस के रूप में वापसी। अगर आपके बैंक में मान लीजिए कि 50,000 था, आप तो खुश हो जाएंगे हमको 5 लाख मिलेगा, नहीं, 5 लाख तक। अगर आपका पैसा 50,000 रुपया था तो आपको मात्र 50,000 रुपया ही वापस देगा, अप टू 5 लाख। अगर मान लीजिए आपने 7 लाख रुपया बैंक में जमा करवा के रखा था, आपके अकाउंट में 7 लाख रुपया था, फिर भी आपको 5 लाख रुपया ही मिलेगा। वो होता है DICGC कहलाता है। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये एक कॉर्पोरेशन है जहाँ की हर बैंक इससे क्या करता है, एक इंश्योरेंस खरीद के रखता है। और इस इंश्योरेंस खरीदने के एवज में पहले तो ये मुद्रा जो है ना मात्र 50,000 रुपये था। जब ये बैंक तब डूबना स्टार्ट हुआ, यस बैंक डूब गया, उसके बाद फिर तुम्हारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूब गया। इसको डूबने के बाद जो है कि सरकार ने अपना पॉलिसी चेंज किया और 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिलवाया ईच डिपोजिटर को। ठीक है, तो आपके अकाउंट में क्या है कि चाहे कितना भी पैसे हो, लेकिन मिलेंगे आपको 5 लाख रुपए ही पर इंडिविजुअल कस्टमर। उसमें भी रूल है कि मान लो कि एक ही बैंक में तुम्हारा 2 अकाउंट हो, ठीक है, तो तुम सोचोगे 5 लाख रुपए इस अकाउंट का, 5 लाख रुपए इस अकाउंट का नहीं मिलेगा। एक ही अकाउंट, एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया तक मिलेगा। जैसे मान लो एक अकाउंट में तुमने क्या किया था, 9 लाख रुपए जमा करके रखा था, एक अकाउंट में 14 लाख रुपए जमा करके रखा था। तुम तो बोलोगे चलिए चलिए हमको जो है कि इस अकाउंट का भी 5 लाख रुपया दीजिए, उस अकाउंट का भी 5 लाख रुपए दीजिए। 10 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा तुमको। ठीक है सर, तो फिर पब्लिक को तो फिर लॉस हो गया ना इससे? ऑफ कोर्स लॉस हो गया। तो फिर ये अगर बैंक लूट जाए, बैंक दिवालिया हो जाएगा, तो बैंक आपको पैसा देगा कहाँ से? बैंक के पास पैसे ही सर नहीं तो है। सर तो बैंक तो सेफ्टी के लिए होता है ना। मान के चलिए वो लूट भी गया तो आरबीआई तो है ना, आरबीआई। RBI आपको पैसा नहीं देता है, इंश्योरेंस वो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन रहता है, पैसा वहां से आता है। ये है कि बैंक अगर लूट, सर एसएलआर इसीलिए रखा जाता है ना, आरक्षित। नहीं, असल आर और RRR CRR वगैरह रखा जाता है, वो बैंक रन से बचने के लिए रखा जाता है। ठीक है, बैंक रन क्या होता है इसको समझा देते हैं एक लाइन में। मान लीजिए कि कल को अफवाह उड़ गया कि HDFC बैंक जो है कि डूबने वाला है, सारा कस्टमर एक साथ दौड़ जाएगा बैंक में, हमको मेरा पैसा दीजिए, हमको मेरा पैसा दीजिए, मेरा 10 लाख था, मेरा 50 लाख था, मेरा 1 करोड़ था। ठीक है, तो चूंकि बैंक के पास उतने पैसे एक साथ होते नहीं है, उसके ब्रांच में कहां से उतने पैसे रहेंगे, या पूरे बैंक के पास भी पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है। आपसे पैसा जमा लिया है, उन्होंने मुकेश अंबानी को लोन दिया है, मुकेश अंबानी सामने कहीं रिलायंस में इनको इन्वेस्ट करके कर दिया है, तो पैसे है नहीं। तो CRR SLR वगैरह इसलिए रखवाया जाता है ताकि तुरंत अगर कस्टमर का रस बढ़ जाए, बैंक में कोई अफवाह फैल जाए, बैंक को नॉर्मल डे ऑपरेशन के लिए भी कुछ पैसे उसके पास होने चाहिए, ताकि वो बैंक को बैंक रन होने से बचा सके। मतलब कि जो अचानक कस्टमर पहुंच जाता है किसी अफवाह को सुन के, तो उसको कुछ कुछ पैसे दे करके कम से कम शांत करवाया जा सके कि कहीं नहीं जा रहा है बैंक, आपको आपके पैसे सुरक्षित हैं, आप थोड़ा सा पैसा भी लीजिए और जो है कि बाद बाकी पैसा बाद में देंगे। ठीक है, तो उस चीज के लिए वो SLR CRR वगैरह रखा जाता है। ठीक है, कि कोई ऐसा क्या कहते हैं क्राइसिस आ जाए, तो उस क्राइसिस को लड़ने के लिए CRR SLR इस बात के लिए नहीं होता है कि बैंक अगर डूब जाएगा तो उसका इंश्योरेंस देगा। इंश्योरेंस देने के लिए दूसरी कॉर्पोरेशन है, उसको बोलते हैं हम लोग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, आगे सर ये समझिए। LIC वगैरह है सर, और SBI लाइफ वगैरह सर, ये तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट हुआ ना सर, ये इसमें भी आप बहुत ये इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग है, ये पर्सनल व्यक्ति के इंश्योरेंस को कवर करता है। ठीक है, अलग अलग व्हीकल्स का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देता है। क्योंकि बैंक का इंश्योरेंस करना बहुत बड़ी बात होती है ना, इस चीज को समझो।
कि बैंक का इंश्योरेंस करना छोटा मोटा काम तो नहीं है। इसके लिए कितना बड़ा प्रीमियम भरना पड़ेगा आप सोच के देखिए। तो इसलिए उसके लिए अलग से एक संस्था ही बनी हुई है, इसका काम ही है बैंक के इंश्योरेंस को देखना। ठीक है, उसके लिए तो बहुत बड़ा बड़ा 50,000 करोड़ का भी प्रीमियम होगा, 500 करोड़ का प्रीमियम होगा, 10,000 करोड़ का प्रीमियम होगा, इस टाइप का प्रीमियम होगा ना। तो इसलिए LIC को इस चीज से मैसअप आप ना करें। देखिए हर तरीके का इंश्योरेंस कंपनी होता है ना, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का कंपनी होता है, कोई आपका जो है कि पर्सनल क्या कहते हैं आपके व्हीकल का इंश्योरेंस का कंपनी रहता है। तो हर तरीके के इंश्योरेंस का कंपनी का अलग अलग काम है। तो उसी तरीके से ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये भारत सरकार की एक कॉर्पोरेशन है, कंपनी है। और इसका काम यही है कि जो सेविंग अकाउंट है और फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जो है कि इंश्योरेंस को प्रदान करना इसका काम है। LIC वगैरह का वो काम नहीं है। LIC दूसरा चीज देखता है, वो पब्लिक के नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस को देखता है। ठीक है, तो उससे इसको आप मैसअप ना करें प्लीज। क्लियर है? इंश्योरेंस कैसे होता है बैंक का, किस तरीके से काम करता है, ये समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो हम अब ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये किस तरीके से किया गया। अब इसमें सिर्फ इसमें कोई भी बैंक होगा, अब बता रहे कौन सा बैंक होगा नहीं होगा, आप बता रहे हैं। ये समझ में आ गया ना कि बैंक का इंश्योरेंस काम कैसे करता है। अभी इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, आप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले म्यूट कर लेंगे। ये सबसे पहले जो है कि ये जो बनाया गया था डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसको जो है कि इसी एक्ट के तहत 1961 के तहत बनाया गया था। और ये वन ऑफ द होली ऑन सब्सिडरीज ऑफ RBI, ये RBI का ही एक सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, जिसको कि ये कंट्रोल करता है। अब देखिए इसमें स्पष्ट तरीके से कि क्या क्या लिखा हुआ है, किसको पैसा मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो भी बता देते हैं। ये DICGC जो है, जो इंश्योरेंस कंपनी है बैंकों का, ये ऑल बैंक डिपॉजिट पे जिस तरीके से सच एज सेविंग, फिक्स एंड रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर जो है कि 5 लाख रुपए तक का इस डिपॉजिटर को जो है कि ये पैसा जो है कि इंश्योरेंस के रूप में पे करेगा अगर बैंक फाइल कर जाता है, बैंक दिवालिया हो जाता है तो की स्थिति में। ठीक है, द बैंक नॉट द कस्टमर पेज द प्रीमियम अकाउंट फॉर द इंश्योरेंस। अब देखिए इस DICGC में जो है, इससे चूंकि इंश्योरेंस ले रही है सरकार, बैंक इंश्योरेंस ले रही है, तो बैंक को भी तो प्रीमियम पे करना होता होगा इंश्योरेंस के बदले में। तो वही कह रहा है कि ये जो है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो आपका बैंक पे करता है, कस्टमर को प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है। और एक कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ किस किस टाइप के अकाउंट पे? तो जो फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, दो तरीके के अकाउंट हमने बताया था ना, एक डिमांड डिपॉजिट और एक जो है कि टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। तो सिर्फ इस दो तरीके के ही अकाउंट पे जो है कि इंश्योरेंस कवर होता है, और तरीके के अकाउंट पे इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। तो किसको किसको किस किस तरीके के बैंक को ये इंश्योरेंस कवर लेना मैंडेटरी है। देखिए तो जितने भी आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक देखते हैं, मतलब कि आप SBI हो गया, एक्सिस हो गया, PNB हो गया, देना बैंक हो गया, ये जो भी और भी बैंक है, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, जो भी बैंक है जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ठीक है, जो जितने भी बड़े बैंक आप नाम सुनते होंगे, सब बैंक को ये इंश्योरेंस कवर लेना नेसेसरी है। लोकल एरिया बैंक जैसे कि रीजनल रूरल वगैरह बैंक होते हैं, उसको भी इंश्योरेंस कवर लेना नेसेसरी है। फॉरेन बैंक विथ ब्रांचेज इन इंडिया, वैसे फॉरेन बैंक जैसे कि आपका क्या कहते हैं अमेरिकन बैंक वगैरह है, तो उसका ब्रांच इंडिया में ऑपरेट होता है, तो उन सारे फॉरेन बैंक्स को भी ये इंश्योरेंस कवर करवाना जरूरी है। और जो कोऑपरेटिव बैंक होता है, जैसे कि रूरल कोऑपरेटिव बैंक होता है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है, तो इन सारे कोऑपरेटिव बैंकों को भी जो है कि ये इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है। यानी कि हर तरीके के बैंक जो इंडिया में ऑपरेट होते हैं, जो पब्लिक से पैसा लेता है, पब्लिक डीलिंग करता है, उन सारे तरीके के बैंकों को ये इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है। इसका मतलब समझिए, अगर सिर्फ इसी प्रकार के बैंकिंग कंपनीज अगर इंश्योरेंस कवर लेंगे, तो सिर्फ इसी प्रकार के बैंकिंग कंपनीज के कस्टमर को बैंक डूबने के बाद 5-5 लाख रुपया तक मिलेगा। ठीक है, अब देखिए जो कि मतलब कि क्या कहते हैं कि किसको इंश्योरेंस कवर नहीं दिया जाता है, ये पूछता है कई बार कि कौन से इंश्योरेंस कवर के आता है, कहीं कौन से नहीं आता है, पीटी में पूछ लेता है कई बार। ठीक है, तो देखिए, तो डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स, उसको इंश्योरेंस कवर नहीं रहता है। इंटरबैंक डिपॉजिट हो गया, डिपॉजिट ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा बहुत सारे बैंकों में पड़ा रहता है ना योजना को चलाने के लिए,
उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। डिपॉजिट ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे पैसे हमारे यहाँ पे पड़े रहते हैं अलग अलग बैंकों में, उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट का पैसा, कुछ इस बैंक का पैसा उस बैंक में भी कई बार जमा रहता है, उसके ऊपर भी जो है कि कोई इंश्योरेंस नहीं है। और कोई भी अमाउंट जो है कि ड्यू अकाउंट ऑफ एनी डिपॉजिट रिसीव आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर बाहर से कोई अमाउंट आया है उसके ऊपर कोई जो है कि क्या डिपॉजिट, उसके ऊपर जो है कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है, तो वो जो स्टेट कोऑपरेटिव का बैंक है, देखिए कोऑपरेटिव बैंक जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि कौन सा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, कौन सा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर या स्टेट लैंड डेवलप बैंक के ऊपर जो है कि ये इंश्योरेंस कवर नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और जो है कि कोई अमाउंट है जो आरबीआई के प्रायर अप्रूवल से लिया गया है उस पे केस के ऊपर भी जो है कि ये बैंक का इंश्योरेंस कवर नेसेसरी नहीं है। तो मेनली बात क्या निकल के आया, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, जो जनरल बैंक आप जिसको जानते हैं, उन सारे बैंकों को इंश्योरेंस कवर लेना है क्योंकि वो पब्लिक से पैसा डीलिंग करता है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस वाला मुद्दा समझ में आ गया पूरा, किसको इंश्योरेंस मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। जिसका बैंक इंश्योरेंस लिया हुआ ही नहीं रहेगा तो उसके कस्टमर को इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से यही चीज पढ़ना भी है हमको, कमर्शियल बैंक्स। देखिए कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक होता है शेड्यूल बैंक होता है, एक होता है नॉन शेड्यूल बैंक, इसमें बहुत अंतर नहीं है। कमर्शियल बैंक सबसे पहले समझे, कमर्शियल बैंक क्या होगा कि जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आएगा उसको जो है कि कमर्शियल बैंक बोला जाएगा, ठीक है। यानी जितने भी बैंक होते हैं सारे के सारे बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी प्रकार आता है फिर कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उस चीज को अलग बात है। लेकिन जो भी जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत करवाया है वो क्या कहलाएगा, कमर्शियल बैंक कहलाएगा। अब इसमें से कौन सा बैंक जो है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा, एक कौन सा बैंक नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा, ये इस बात से तय होगा कि कौन सा जो है कि आरबीआई के क्या कहते हैं सेकंड शेड्यूल में लिस्ट है, ठीक है, और कौन सा जो है कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में लिस्ट नहीं है। बहुत दिमाग नहीं लगाने का, सिंपल बात समझ जाने का। आरबीआई का एक लिस्ट है, ठीक है, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के तहत उस लिस्ट के अंडर जो जो सा बैंक का नाम लिखा हुआ है वो बैंक जो है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, और जिस बैंक का उस फ्रेमवर्क में नाम नहीं लिखा हुआ है वो बैंक जो है कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। बस शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए होता क्या है, एक्चुअली इसमें पेड अप कैपिटल का जो है कि लफड़ा रहता है। कैसे लफड़ा रहता है अभी समझाते हैं। जो प्राइमरी बैंक्स होते हैं, ठीक, जिसका कि पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए है, ठीक है, ये 5 लाख रुपए 1934 के जमाने का है, उसी के समय का बनाया हुआ नियम है। अब सोच सकते हैं कि 5 लाख रुपए इसमें बहुत बड़ा होता होगा। यानी कि पेड अप कैपिटल वो कैपिटल है, जब आप बैंक खोलने के लिए जाते हैं तो मुंह उठा के तो बैंक खोलने नहीं जाएंगे ना। अगर अभी आप बैंक खोलने के लिए जाएंगे तो कम से कम 500 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल की आवश्यकता होगी। आपके पास कुछ पैसा रहेगा तब ना आप किसी से पैसा लेंगे, किसी को आप फिर जो है कि लोन पे देंगे, तो आपके पास खुद भी तो कुछ पैसा रहना चाहिए, उसी को बोला जाता है पेड अप कैपिटल। तो उस समय यही था कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक को स्टेटस पाने के लिए जो है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए का होना चाहिए। वो उस समय 1934 की बात है, ठीक है। उसके बाद जो है कि बैंक रेजिलियंस होना चाहिए, मैनेज कर सके अपने डिपॉजिटर्स के पैसा को और अपने ऑपरेशन को जो है कि इजिली मेंटेन कर सके, और जो है कि इस बात को भी प्रायोरिटाइज करे कि ये वेलफेयर ऑफ द डिपॉजिटर्स के बारे में ध्यान रखेगा, ठीक है। ये चिकनी चुपड़ी बातें क्या है इसमें कि 5 लाख रुपया रखेगा, साथ के साथ जो है कि इस बैंक मजबूत होगा, ऐसा नहीं कि बैंक तुरंत ही डूब जाए, उसके बाद अपना ऑपरेशन अच्छे से चला सके। इसके बाद जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होगा उसका एक और भी काम होगा कि अपने जो है कि डिपॉजिटर्स का वेलफेयर के ऊपर ध्यान देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक अपना फायदा कमा रहा है, अपने डिपॉजिटर्स को भी कुछ अच्छा जो है कि इंटरेस्ट रेट दे रहा है रिटर्न में। इन सब चीजों का उसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलेंगे।